नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और कार्यक्रम है युवा मन, जिसमें हम बुलाते हैं ऐसे युवा साथियों को जिनके जीवन का एक बड़ा आयाम बहुत कुछ सीखने समझने में निकला है और अब उनकी दुनिया बदल चुकी है, क्योंकि अब उन्होंने दुनिया के जो मसले हैं उनको ठीक से बुनियादी तौर पर सीखना, समझना, जानना शुरू कर दिया और जानकर न केवल वो अपने अनुभवों की थाती से कुछ बांट रहे हैं ताकि और जो युवा पीढ़ी है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो सके, उनका सही मार्गदर्शन हो सके। और ऐसे ही एक मेहमान हमारे बीच में हैं आरुषि भटनागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। अभी वो पढ़ाई भी कर रही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ में अब यात्रा उनको दुनिया के अलग अलग मसलों में जो लोग सीख समझ रहे हैं उनको कुछ बांटने की है और इस भूमिका को अदा भी कर रही हैं। युवा मन में हम हमेशा ये बात करते हैं कि एक युवा के जीवन की यात्रा क्या होनी चाहिए और वो क्या हुई है और कहाँ कहाँ उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कितने मार्गदर्शक की आवश्यकता है उसको। आप बताएं अपने जीवन में आपका अनुभव यात्रा क्या कहती है। अनुभव यात्रा तो ऐसा कि मतलब मुझे लगता है सभी की अपनी अपनी जर्नी है डेफिनेटली, और कोई एक मार्ग शायद सबके लिए नहीं हो सकता, एक जैसा निर्णय भी सबके लिए सही नहीं होता। लेकिन मैं अगर अपनी यात्रा के बारे में कहूँ तो मेरे अंदर से मुझे हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि मुझे लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, ये मेरे लिए सही है। और कोई भी काम मैं तब पूरे दिल से करती हूँ जब वो कहीं वो अंदर की आवाज़ को फॉलो किया आत्मा है की आवाज़। जी, और उसने मुझे बहुत मदद किया है ताकि काम में वो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है, चाहे वो शिक्षा रही हो। मुझे लिखना पसंद था, शुरू से कविताएं लिखती थी, बचपन से लिखती थी, तो कहीं ना कहीं लिखने को आगे बढ़ाना था, तो मास कम्युनिकेशन के बारे में पता चला। उस वक्त 2008 में लोगों को लगता था मास कम्युनिकेशन मतलब आप शायद एक जर्नलिस्ट बन जाएंगे, बस वही है। समाज में अमूमन लोगों को जानकारी यही है कि मास कम्युनिकेशन ज़्यादा लोगों से बात करने के जो माध्यम है केवल उनके लिए काम किया जाता है, उसके इतर मास कम्युनिकेशन की कोई भूमिका नहीं है। उनको नहीं मालूम कि बिना मास कम्युनिकेशन के कंपनियां अपने प्रचार भी नहीं कर पाएंगी। पब्लिक रिलेशन और एडवर्टीजमेंट भी उसका हिस्सा है। उनको नहीं पता कि जो लोक शैलियां हैं वो भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। जो आप नाटक, नौटंकी या जिस भी रूप में आप देखते हैं वो भी मास कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो विस्तार बहुत है, लेकिन आपको भी नहीं पता था जब आप आई। हाँ जी, मैं खोज रही थी। मैं खोज रही थी, मुझे बस ये पता था कि मुझे कविताएं लिखना पसंद है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। तो कविता लिखते लिखते मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट बन गई। जी। और जब मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट बन गई तो आपको लगता था कि आपने अपनी जो यात्रा, जो आपने अपना लक्ष्य तय किया है जीवन का, वाकई वो यात्रा का पहला पड़ाव पाया है या कुछ और? नहीं, मैंने बिल्कुल पड़ाव पाया, क्योंकि उस समय मुझे भी समझ में आया कि अच्छा इवेंट्स भी हम कर सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन को हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी फील्ड है, ये भी लर्निंग है। तो वहाँ समझ में आया कि अगर बोलना है तो बोलना ऐसा नहीं है कि आपको बोलना आता नहीं, आप उसमें भी मॉड्यूलेशन सीखना है, आप में उसमें भी सीखना है कि आप किस शब्द का कैसे उच्चारण कर रहे हैं। तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, ये समझ में आया। और साथ साथ टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और आजकल हम जानते हैं टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदल रही है, तो उसके साथ साथ आपको सीखते जाना है। बहुत कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकल किया जब डेफिनेटली मैंने फिर मास्टर्स किया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ इसमें और मुझे पढ़ना चाहिए और अंदर तक जाना चाहिए। फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा अकेडमिक्स की तरफ भी हुआ, रुझान हुआ कि मीडिया का क्षेत्र ऐसा है कि आप थ्योरीज पढ़ते हैं, तो थ्योरी से समझ में आता है ओके मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि उसको थोड़ा रिसर्च करना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उसको और जानना ज़रूरी है और लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाना ज़रूरी है। फिर मुझे पता चला, अब ये इत्तेफाक कहें या मेरी किस्मत कहें, ज्ञानवाणी के ऑडिशंस हो रहे थे दिल्ली में, तो उनको पार्ट टाइम अनाउंसर की ज़रूरत थी। तो मुझे नहीं पता था मेरी वॉइस है या मैं आगे वैसा कुछ कर सकती हूँ, मुझे बस लिखना पसंद था, मैं कॉपी किताब लेके अपना लिखती थी। लेकिन आप ऑडिशन में गई? हाँ जी, और सेलेक्ट हो गई। मेरे एक फ्रेंड गए साथ में, उन्होंने कहा कि चलो, तो मैंने कहा ठीक है। और हुआ इत्तेफाक ऐसा कि उन्होंने पहले राइटिंग का भी टेस्ट लिया उसमें, क्योंकि रेडियो में पहले राइटिंग का टेस्ट होता है। जी, राइटिंग का टेस्ट होता है, ये मुझे नहीं मालूम था। तो फिर उन्होंने उसका लिया, फिर उन्होंने हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी वो भाषाओं का कुछ बुलवाया, तो मैं बस गई थी। और हुआ ऐसा कि जो मेरे साथ थे उनका नहीं हो पाया, बट मेरा हो गया सिलेक्शन। तो मुझे लगा अच्छा क्या मैं बोल सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे लगा कि फिर जब मैंने रेडियो करना शुरू किया तो मुझे लगा ये कितना प्यारा मीडियम है, आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब टेलीविज़न है, फिल्में हैं, वो लोगों को मैसेज दे रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, मगर 1-to-1 कनेक्शन रेडियो से है। आप उनकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप उनसे कुछ कह पा रहे हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करना बहुत पसंद करती हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे लगा इतने
सारे दोस्त हैं जिनसे आप कनेक्ट कर रहे हो, उनकी दिल की बात आप सुन रहे हो, लोग आपसे बातें शेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगा ये मतलब फिर रेडियो से प्यार हो गया। बहुत सुंदर। और रेडियो से प्यार होना जी। केवल रेडियो से प्यार नहीं होना, क्योंकि जी। वो एक बक्सा नहीं है। जी। उस रेडियो के संसार में बहुत से लोग बसते हैं, जी। बहुत से रचनाकार हैं, बहुत से संगीतकार हैं, बहुत से जी। गीतकार हैं, बहुत से कलाकार हैं, बहुत से लोग भाषा के गुणीजन हैं, जो आपको भाषा की सुंदर शब्दों में पिरो करके बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक सामग्री प्रस्तुत करते हैं और जीवन बदलता है। तो आप भी अगर ऐसे साथी हैं, ऐसे युवा हैं, आपके अंदर भी ऐसी प्रतिभा है और दुनिया को कुछ कहानियाँ सुनानी हैं, कुछ बातें बतानी हैं, जो बातें सीख कर आप आ रहे हैं, तो आप भी ऐसे माध्यम का हिस्सा हो सकते हैं। उसके लिए आपको भी पता नहीं था, युवा होने तक, पढ़ाई पूरी होने तक पता नहीं था। वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं है कि रेडियो या टीवी कहीं पर भी जाने पर आपकी भाषा की परीक्षा आवश्यक है कि भाषा कैसी है, भाषा का शिल्प कैसा है, उसके अंदर आप रस छंद अलंकार का प्रयोग कैसा करते हैं और आप उसका प्रस्तुतिकरण कितना सुंदर करते हैं, इसका भी परीक्षण होता है। और साथ में आपकी आवाज़, अगर आवाज़ में मिठास है तो भी चलेगी, आवाज़ में जादू है तो और कमाल की बात है, और अगर आवाज़ सुरीली है तो कहने ही क्या। तो अर्शी जी, ये जो यात्रा आपकी रही, तो एक युवा होने के नाते जब आपको ये पता चला, तो और क्या क्या पता चला जो आपको पहले पता नहीं था, जब आपने यह निर्णय लिया कि मुझे अपने जीवन, अपने करियर को ऐसा बनाना है? जी, तो क्या क्या पता चला? देखिए, मुझे ये पता था, एक हमारा सब्जेक्ट होता है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। तो हम जानते हैं कि समाज में बहुत से बदलाव हैं जो अभी आने बाकी हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम था। मुझे बस ये पता था कि कुछ करना है। तो जब मैंने डेवलपमेंट कम्युनिकेशन पढ़ा और रेडियो पढ़ा, तब मुझे पता चला एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जो कि सामुदायिक रेडियो है। और सामुदायिक रेडियो के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, जबकि सामुदायिक रेडियो का जो मकसद है वो ये है कि जो समुदाय मेन स्ट्रीम से अलग हैं, जो जिनके पास ना संसाधन है, ना सुविधाएं हैं, कमी है बहुत तरह की, जो 21वीं सदी में हमें लगता है एक जीवन होना चाहिए, उससे कोसों दूर है। तो उनको कनेक्ट किया जा सकता है, उनके लिए कुछ किया जा सकता है अपनी स्किल को इस्तेमाल करके। तो फिर मैंने अब इसके बारे में पता करते, तो हमें मौका मिला एक जाने का रेडियो मधुबन में, जो कि माउंट आबू स्थित है। तो वहाँ इंटर्नशिप किया मैंने, तो वहाँ से गाँव देखे। मेरी मानसिकता जो गांव के बारे में थी और अब जो है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के बहुत से युवा साथी ऐसा सोचते हैं कि हम क्या गांव में फंसे हुए हैं, हमको थोड़ा शहर में जाना चाहिए। और जो शहर में है वो ये कहता है, ऐसा सुनने में आया कि सब कहाँ फंसे हुए, छोटे शहरों में, बड़े शहर में चलते हैं। जो बड़े शहर में वो कह रहा कहाँ यहाँ फंसे हुए हैं, थोड़ा देश के बाहर चलते हैं। जो देश के बाहर चला जाता है, कौन से देश में फंसे हुए हैं, और बड़े देश में चलते हैं। तो ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन हमने एक पत्रकार की हैसियत से भी देखा और बुनियादी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी देखा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, जापान, जर्मनी, वहाँ भी काम करके लोग अपने देश को याद करते हैं और वहाँ से कहते हैं कि हमारे देश से अच्छा देश नहीं है, हमारे देश की संस्कृति से अच्छी संस्कृति नहीं है, हमको फिर से चलना है और देखना है कि हमारे गाँव और देश की संस्कृति है कैसी। तो अब आपको अनुभव होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। और आप जब देखते हैं, बहुत क्लोजली देखते हैं, तो अलग पता चलता है कि अच्छा, अब मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव की बात करूं, बहुत छोटे छोटे गाँव हैं, किवरली है, भैंसा सिंह गाँव है, बहुत से ऐसे गाँव हैं जिनके शायद नाम भी किसी को नहीं मालूम, पर वहाँ उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, वो अलग तरीके से मना रहे हैं, उनकी पोशाक है, उनका रहन सहन, उनकी बातचीत, तो वो उनसे बात करके मालूम पड़ता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने जीवन के मायने बदल रहे हैं जब आप उन लोगों से बात करते हैं। तो मुझे लगता है बात करना, आप किसी भी फील्ड में हो, बात करिए लोगों से जो आपके आसपास है, ना सिर्फ फोन पे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शेयरिंग एंड केयरिंग, जब आप शेयर करते हैं, अपने अनुभव को शेयर करते हैं, तो उसके बदले में सामने वाला स्वयं आपके साथ अनुभव की साझेदारी करता है। और इस तरह आपके पास दो अनुभव होते हैं। और जब आप सिक्कों का बंटवारा करते हैं तो जितना देते हैं वही पा सकते हैं, डबल नहीं होगा। ये ऐसी आमदनी है जो तत्काल डबल होती है। और जब आप ऐसा बहुत से लोगों के साथ करते हैं तो आपका खजाना धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतना होता है कि अगर आप बांटेंगे नहीं तो संभाल कर रख नहीं पाएंगे। तो ये एक संवाद की जादूगरी है, ये कला है, ये जीवन का आधार है, जिसको हमारा भारतीय समाज बहुत अच्छे से जानता, समझता, पहचानता और अनुभव करता है और हर दिन ऐसा करता है। तो अब आपने राजस्थान के बारे में पता चला, आपका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में पता करने की जिजीविषा, जुगुप्सा, ऐसा कभी मन में आया नहीं क्या? सर एक्चुअली मेरे जो पिताजी हैं वो बैंक में रहे, तो हमेशा हम 3 साल बाद 4 साल बाद ट्रांसफ़र हो जाते थे। तो मैं यूपी में रामपुर हो, मुरादाबाद हो, शाहजहांपुर हो, बहुत से छोटे छोटे शहरों में ही रही हूँ। भले जन्म लखनऊ में हुआ। तो बिल्कुल यूपी के बारे में जानने की तो पहली जिज्ञासा थी ही, बट
सिचुएशन ऐसी बनी कि मैं पढ़ने के लिए दिल्ली गई, मास्टर्स करने के लिए दिल्ली गई, और दिल्ली से एक यूथ का प्रोग्राम राजस्थान जा रहा था। तो मैं डांस करती थी, तो मैं बस एक परफॉर्मेंस, एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ गई थी। और वहाँ से मुझे उस रेडियो के बारे में जानना और राजस्थान के बारे में जानना हुआ। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैंने वहाँ के लोगों से जुड़ाव महसूस किया। तो वो महसूसता मुझे ये भी हुई कि हाँ, ये एरिया आदिवासी समुदाय है। और राजस्थान हम जानते हैं राजवाड़ों की भूमि है, और महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं, और महल और बड़ी मतलब पावरफुल भूमि है। लेकिन वहाँ पे एक हिस्सा ऐसा है जो कटा हुआ है, तो उनको ज़रूरत है, ये महसूसता हुई मुझे। तो इसलिए आपके साथ एक गहरा रिश्ता बनता चला गया, और उस रिश्ते को आप निभा रही हैं। और ये जो रेडियो मधुबन में काम करती हैं, ये रेडियो मधुबन की जो शुरुआत है कम्युनिटी रेडियो के तौर पर, उसको भी ब्रह्म कुमारी जो संस्था है जिसने किया है, और उसका सिद्धांत है, उसकी अवधारणा है कि समाज में प्रत्येक प्राणी जो है एक श्रेष्ठ मानव के रूप में विकसित हो। और शायद उसका अभियान भी होगा कि आदिवासियों का एक मुख्य धारा में उनका जुड़ाव हो। जी बिल्कुल। तो आदिवासियों के बारे में आपने कितना जाना? क्योंकि हमारे बहुत से युवा साथी उनको लगता है कि जो जंगल में रहते हैं बस इतना ही जानते हैं वो, लेकिन वो या आदिम व्यवस्था के साथ अभी चल रहे हैं, शायद ऐसा है, लेकिन बाकी उनका जीवन शैली के आयाम का पता नहीं होता। और कई बार अलग अलग जो ऐसे चैनल्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय चैनल्स हैं, जो ऐसे डिपिक्शन उनकी स्टोरीज दिखाते भी हैं, तो उनकी जीवन शैली तो दिखा सकते हैं, लेकिन उनका प्रकृति के साथ गहरा तारतम्य क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते। और जो हम छोड़ चुके हैं उसका वो एहसास कराते हैं, उसकी वो शिक्षा में देते हैं। इस पर और बात करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। रेडियो जय घोष आपके साथ हमेशा बना हुआ है, सुनते रहिए 107.8 FM। एक बार फिर आपका स्वागत है, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है युवा मन। और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। और साथ में हमारी जो मेहमान हैं वो आरुषि भटनागर जी हैं, जो सुरीली अपनी आवाज़ में अपने मन की बात कह रही हैं, क्योंकि कार्यक्रम है युवा मन। और आप युवा एक साथी हैं जिनका अनुभव संसार यात्रा के तौर पर चल रहा है। तो हमें पता नहीं होता है कि हमारी मंजिल क्या है, हमारे पथ क्या होगा, लेकिन पथिक का काम है चलते रहना। और पथ पर आप चलते रहेंगे तो आपको कुछ मिलता रहेगा, और जो मिलता रहेगा उसमें आप खोजते रहेंगे, और जब खोजते रहेंगे तो फिर कुछ मिलता रहेगा, और जब मिलता रहेगा तो बांटते रहेंगे। तो आपको मिलता जा रहा है। आगे आपका प्लान क्या है आपके जीवन का? जी सर, मेरी तो शुरुआत है, मैंने अभी शुरू किया है और मैं सीख रही हूँ। और मेरा एम हमेशा लाइफ में ये रहा है कि मैं सीखती जाऊँ, मेरा सीखना कभी ख़त्म ना हो, और मैं जर्नी में अपनी आगे बढ़ूँ, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और वो पहले मैं जानती थी, और मुझे कई बार जब हम देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, किसी को देखते हैं, किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास सोने को नहीं है, दुख होता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन कभी कभी लगता है बस ठीक कर दो। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि एक प्रोसेस है, और आपको अपना पार्ट समाज में प्ले करना है, अपनी भूमिका आपको अदा करनी है, और एक नागरिक की भूमिका भी अदा करनी है। और एक व्यक्ति, आप जिस समाज में रहते हो, समाज ने आपको बड़ा किया है, आपको पोषा है, आपको पोषित किया, तो आपको भी पोषित करना है। ये वाइस वर्सा आपकी जिम्मेदारी है, और ये ईश्वर की कृपा है कि हम सबको ये जिम्मेदारी मिली है। ये जो संवेदनशीलता आपके अंदर आई, ये पहले से थी या बाद में बढ़ी है? सर धीरे धीरे जब मैंने लोगों को और करीब से देखा और महसूसता हुई, लेकिन हाँ, देख के शुरू से लगता तो था कि हमारे पास है और किसी के पास नहीं है, तो वो महसूस तो होता ही है कि बच्चे एक बच्चा है, और वो सिर्फ उसने जहाँ जन्म लिया है नहीं है संपन्न, तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, या फिर ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि उसको अपना घर चलाना पड़ रहा है, बहुत छोटे बच्चे हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत लार्जर स्केल पे हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, लेकिन अगर मैं जब रेडियो पे बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जो ईच वन टीच वन वाला कॉन्सेप्ट है, या हम एक समाज में अगर एक एक जना एक बच्चे को भी पढ़ा रहा है, शिक्षा के ओर आगे बढ़ा, तो समझ लीजिए पूरी पीढ़ी को बदल रहा है वो आगे। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जितने लोगों के लिए कर पाऊँ, और उनसे जिन लोगों के लिए बात कर पाऊँ कि हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ईच वन टीच वन। तो आप खुद भी एक इकाई हैं, और देश करे उससे पहले आपको करना होगा, और जब आप करेंगे तो बहुत से लोग करेंगे, जब बहुत से लोग करेंगे तो देश तो अपने आप करने लगेगा। और देश दूसरों का आप जीवन बदलते हैं तो कई बार आपको लगता है कि उनके लिए अच्छा, लेकिन आपके लिए वो अच्छा है।
आप आज हम देखते हैं लाइफ इतनी फास्ट है, कोई डिप्रेशन में है, कोई परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करते हैं, समाज में कुछ अच्छा करते हैं, आपको इतनी खुशी होती है, इतना आपको अपने अंदर लगता है कि हाँ, मतलब वो फीलिंग बहुत अलग है और वो आपको कहीं ना कहीं बचाए रखती है बहुत चीज़ों से। बहुत सारी चीज़ तनाव से तो बचाती ही है, बिल्कुल और बिल्कुल। आत्मसंतोष देती है, और जी आत्मसंतोष जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जी आत्मसंतोष जो है आत्मश्लाघा की तरफ न चला जाए। जी हाँ, आपके अंदर अभिमान जी 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 न भर जाए, जी आप अपने आप में गुरूर न करने लगें। जी इसलिए जी ज़रूरी है कि भला करते रहो, क्योंकि आप भला करेंगे तो बदले में आपका भला मिलेगा। होगा। बिल्कुल। कर भला तो तो वो हो भला। भला। तो यानी इसमें भी स्वार्थ है, बिल्कुल। और आप अपना भला चाहते है। हैं तो दूसरों का भला करें, जी और जितना भला करते हैं उतना ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जी और जितना ज्ञान प्राप्त होगा उतना ही आपका उन्नयन होगा, जी और ये उन्नयन ज़रूरी है। जी तो ये जो यात्रा चल रही है, जी अब सीखने का तो आपका क्रम है, जी। लेकिन आपका कोई डेस्टिनी आपने तय की है, कोई डेस्टिनेशन आपका तय है? सर जब मैं वहाँ पे 80 गांव हैं करीब जहाँ की बात कर रहे हैं, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि उनमें से जितने हो सकें, अभी हम 2 गांव पे काम कर रहे हैं फ़िलहाल, और उस पे अभी डोमेस्टिक वायलेंस को लेके और गर्ल एजुकेशन को लेके ज़्यादा काम हो रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ का हर बच्चा स्कूल जाए, और कोई भी ना हो जो जिसके गांव में स्कूल ना हो या जो शिक्षा से वंचित रह जाए। मैं हर बच्चे को शिक्षा के द्वार तक लेके जाना चाहती हूँ। ज़रूरी है। जी वो भले ही 4 दीवारियों का स्कूल ना हो, जी लेकिन हम एक अध्यापक के तौर पर चलते फिरते स्कूल बन सकते हैं, जी किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं, जी किसी को शिक्षा की रोशनी से वंचित रहने से बचा सकते हैं, जी किसी को ज्ञान प्राप्त की जो उसकी अभिलाषा है, जी उसकी अभिलाषा को पूर्ति का माध्यम बन सकते हैं। जी और अपने पास किताबें भी होती हैं जो पढ़ने के बाद जी सिर्फ हमारे जो रखने के जो अलग अलग अलमारियां हैं, उनकी सजाने का सामग्री न रह जाएं, जी उनमें भरे हुए ज्ञान को दूसरों को प्राप्त करने का हम आसरा बन जाएं, जी हम उसकी राह आसान कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। जी तो एक युवा कितना कमाल कर सकता है, ऐसा हमने आरुषि जी की यात्रा से जाना, समझा, और प्रेरणा भी मिली होगी आपको। और अगर ये प्रेरणा मिली है तो आप भी ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व बनते हुए भूमिका अदा करें, अपनी भाव और अपनी संवेदना को और जागृत करें, ताकि आप एक अच्छे इंसान बने। और कोई भी युवा साथी समाज और देश के लिए संकट का सबब नहीं हो सकता जी अगर उसके अंदर संवेदनशीलता जगी रहेगी, अगर उसके अंदर इंसानियत बनी रहेगी, अगर उसके अंदर मानवीय मूल्यों की जो झांकी है वो बार बार उसे उद्वेलित करेगी, तो संभव नहीं कि वो समाज के लिए संकट का सबब बन जाए। तो ये बड़ा उद्देश्य है, और हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। रेडियो जयघोष की अपेक्षा है कि प्रत्येक युवा के अंदर, उसके अंदर जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, उसका सदुपयोग उसके हित में, उसके परिवार के हित में, समाज के हित में, देश के हित में ज़रूर हो। और यही रेडियो जयघोष निरंतर कर रहा है। युवा मन आप सुन रहे हैं, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद लौटते हैं तो कुछ और ठोस बातें, और फिर हम अपनी अपनी यात्राओं को साझेदारी के लिए इसके नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे, और इसे शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि बार बार ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचें और कभी भी आपका मन निराशा के भंवर में फंसने न पाए। आप निरंतर चलते रहें। चरैवेति चरैवेति। जल्द लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और जैसे कि हम हर बार एक अच्छे ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आते हैं युवा मन में, तो आप आज आरुषि भटनागर जी को सुन रहे हैं। रेडियो जयघोष की ये कोशिश निरंतर जारी है, आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद। और आरुषि जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आरुषि जी, युवाओं के सामने जो चुनौतियां आती हैं, एक युवा के तौर पर आपने क्या अनुभव किया इस पूरी यात्रा में? क्या क्या चुनौतियां आपको सामना करना पड़ा है? कौन सी ऐसी चुनौतियां आ रही हैं जिनमें आपकी अपेक्षा होती है कि काश कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता, हमें राह बता देता, या ये जानकारी हमको 2 साल पहले मिल गई होती तो हम शायद ज़्यादा काम कर लिए होते, या आज जो हम काम कर रहे हैं इसमें 4 और लोग साथी आ जाते तो एक टीम बन जाती, कमाल हो। ऐसा आपके साथ उदाहरण आती है? सर देखिए, चैलेंजेस तो होते हैं, सभी के जीवन में होते हैं डेफिनेटली। और जो मैंने अनुभव किया वो ये ज़रूर हुआ कि एक लड़की अगर मीडिया की पढ़ाई कर रही है तो नई लोगों को लगता है कि कई बार वो
बहुत सही ऑप्शन है उनके लिए। तो लोग कमेंट करते थे, टॉन्ट करते थे, तुम्हारी ये क्या पढ़ाई है, तुम क्या रोड पे घूमोगी ऐसे माइक लेके, या ये लड़कियों को सूट नहीं करता, या तुमको खाना बनाना सिलाई करना आता है क्या, तुम ये मतलब बहुत तरह की बहुत बातें, पढ़ लोगे तो क्या कर लोगी। क्या कर लोगी। हाँ। और फिर अगर बाहर जाके पढ़ना है, दिल्ली जाके पढ़ना है, तो लोगों को बहुत उस पे ज़्यादा कमेंट आते हैं। जी जी। एक कमेंट तो और भी मैंने सुना है, लड़कियों जी के लिए खास करके ये जी चुनौती आती है जी कि यहाँ पढ़ोगी, मान लो नौकरी भी कर लोगी, फिर शादी होगी, फिर नौकरी छोड़ दोगी, हाँ तो इसलिए करो ही मत। जी बिल्कुल। और अगर बिगड़ जाओगी, क्या है हाँ, न बाहर जाने कैसे लोगों की संगत अच्छे में लोग रहोगी, नहीं होते। अच्छे लोग ही नहीं होते। हाँ, हाँ ये एक जी बड़ा एक कॉमन कमेंट है, खास करके मदर्स ऐसा बहुत जी कहती हैं कि सब समाज में बुरे लोग हैं, बच के रहो, अनजान लोगों से संपर्क मत जी। रखो, उनसे बात मत करो, है ना। लेकिन सर पता है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ये बिल्कुल, बाकी मैंने बहुत सुने हैं कमेंट, लेकिन अगर पेरेंट्स का विश्वास हो तो आपके कुछ प्रिंसिपल्स आप लेकर अगर चलते हैं कि हाँ मैं ये करना है मुझे और ये नहीं करना है, बहुत क्लियर है मामला, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे आप जहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें आपके अपना ज़रूर रूल होने चाहिए लाइफ में, वो नहीं बदलने चाहिए किसी के लिए। लेकिन और माता पिता का अगर विश्वास है तो मुझे नहीं लगता हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो उनका विश्वास टूटे बिल्कुल कभी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है, और ये विश्वास है, ये परंपरा है, जी और ये अगर हमें विश्वास करना है तो हमें दूसरे पर विश्वास करना होगा। जी और जब पेरेंट्स पर आप विश्वास करेंगे तो एक न एक दिन वो भी आपके किसी भी कार्य पर, आपके विचार पर, आपके व्यवहार पर जी विश्वास ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। और जब बिना हिसाब किताब के बेहिसाब आप बातें रखेंगे जी तो विश्वास अपने आप दरकता जाएगा। जी इसलिए ये सूत्र मुझे लगता है कि आरुषि जी की इस बात से मिलता है कि हमें विश्वास कायम करना चाहिए और शिकायतों के जाल में उलझना नहीं चाहिए। हाँ जी अमूमन हम एक दूसरे की शिकायत में उलझ जाते हैं, जी और जब शिकायतों के जाल में उलझते हैं तो जो विश्वास है वो बनता नहीं, बिगड़ता चला जाता है, जी उसका पौधा मुरझाता चला जाता है। जी तो ये जो विश्वास आपने बढ़ाया, जी। इससे कितने फ़ायदा मिले आपको माता पिता के साथ? बहुत क्या सारी क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि कभी ऐसा नहीं था, शुरू से माहौल ऐसा था कि आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं घर पे। तो आपको कोई सवाल ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको क्योंकि हम यूथ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जान रहे होते हैं, हमें लगता है कि कई बार हमें सब पता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई बड़े आपको गाइड करते रहते हैं तो आप सही डिसीजन ले पाते हैं, सही डिसीजन, और सही समय पर ले पाते सही हैं। समय पर ले पाते क्योंकि हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में युवा साथी उनके सपने बदलते हैं, बदलते तो भी सपनों के हैं। बदलने के कारण उनका समय बहुत बर्बाद होता है। जी मुमकिन है कि कोई पीयर प्रेशर भी होता है पीयर सर। प्रेशर बहुत, और बिल्कुल उससे प्रभावित होता है। होकर लोग निर्णय भी करते हैं। जी मैंने देखा कोटा जा रहे हैं, जी। दोस्त ने कोटा जाने की तैयारी कर ली, माता जी। पिता ने उसको भेज दिया, तो अपने घर में झगड़ा करते हैं, हाँ क्या जी मुझे भी भेज दिए, मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी जाके वहीं कोर्स करना है, जी उसी कोचिंग को करना है, जी, जी। उसी शहर में रहना जी। है, उसी पीजी में रहना है जहाँ मेरी दोस्त रहती है। हाँ जी तो ये झगड़ा बहुत होता है, और इस झगड़े में माँ बाप दबाव में आते हैं और वो भेज भी देते हैं। जी। लेकिन चूंकि आपकी डेस्टिनी कुछ और थी, हाँ आपकी जी। यात्रा कुछ और जी, थी, जी। आपको बनना कुछ और था, जी। आपकी प्रतिभा कुछ और थी, जी। और वो होना चाहिए था, लेकिन यात्रा भटक चुकी है, पथ बदल चुका है। इसलिए 2 साल 4 साल या 5 साल बाद फिर लौटते हैं, और कोई MBBS करने के बाद पलासेन म्यूज़िक कंपोज़र बनता है और बहुत बड़ा बैंड हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिस काम को करना था वो नहीं किया, पढ़ाई कुछ और कर ली, बाद में पढ़ाई जो की वो काम नहीं किया, जी। अब कुछ और कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बस मेहनत उन्होंने की है, मेहनत की एक है। एक जो की है कि उन्होंने मेहनत को नहीं छोड़ा। तो मेहनत तो ज़रूरी है, और बिल्कुल। जीवन का सार है कि जो आपका कर्म है वही आपका धर्म है। ड्यूटी इज़ धर्मा, तो कर्म करते रहें, बाकी जितनी उलझने हैं उसमें फंसने से आपका कर्म बचाएगा, और कर्म आप करते हैं जी। तो भाग्य कर्म से बनता बिगड़ता है, बिल्कुल। और आपका भाग्य भी बदलेगा, और जो आपका प्रारब्ध है यानी डेस्टिनी, वो आप तक तब पहुँचेंगे जब आप निरंतर चलते रहते हैं और आप उस कर्म के पथ को शेप देते रहते हैं, और वो आपके भाग्य को शेप देता रहता है, और आप वो बन जाते हैं, जो आपके सपने हैं जी। वो साकार हो जाते हैं। तो आपको शुक्रिया कि हमसे आपने बात की और आपके सपने साकार हो रहे हैं। आप अपनी यात्रा में हैं, आप अपनी उस जर्नी को आप एंजॉय कर रही हैं, और जिस आनंद के साथ आप बता रही हैं उससे लगता है कि यह आनंद आपके मस्तिष्क में डोपामाइन को बढ़ा रहा है, और ये डोपामाइन केवल मोबाइल पे स्क्रॉल करने का नहीं है, ये केवल इधर उधर के वीडियो देखने का नहीं है, ये वास्तविक में जीवन के कर्म का आनंद है, और ये आपको प्राप्त होता रहे, ऐसी प्रभु से कामना है। आप अपने कर्म में सफल होती रहें, और रेडियो जयघोष पर ऐसे युवा साथी और बढ़ते रहें, और हमारे युवा साथियों की जो सामाजिक छवि है वो सुंदर होती रहे, ताकि हमारी युवा आबादी, जो देश की बड़ी आबादी है, वो सशक्त हो हमारा देश,
और ज़्यादा मजबूत हो जी। और हम विकासशील नहीं विकसित देश की श्रेणी में जी। आ जाएं। सर जाते जाते मैंने 4 लाइन्स लिखी थी। ज़रूर ज़रूर मैं वो सुनाना चाहती ज़रूर हूँ। मेरी सुनाइए। आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि बेटियाँ क्या महसूस करती हैं, ज़रूर मैंने ज़रूर उस पे ज़रूर ज़रूर 4 लाइनें लिखी थी। हम्म, जब बच्चों को स्कूल जाते नहीं देखती या मुश्किल आते हुए देखती हूँ, तो मन में आया था, इंसानियत क्या सिर्फ भ्रम है मेरा, बराबरी की दुनिया तो हक है मेरा, मैं लौ हूँ जो कभी बुझती नहीं, मैं लौ हूँ जो कभी बुझती नहीं, जागती रहूंगी मैं प्रेरणा बन तुम में भी, जागती रहूंगी मैं प्रेरणा बन तुम में भी, जीऊंगी अपने सपने मैं हूँ भारत की बेटी, जीऊंगी अपने सपने मैं हूँ भारत की बेटी। बहुत सुंदर। और आपका कंठ भी बहुत सुरीला है और आप आवाज़ तो ऊपर वाले की कृपा आप पर है ही। इसलिए अमूमन हमने ये भी देखा है कि देश में जितने अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप को हमेशा कमतर बताते रहते हैं और जितने बुरे लोग होते हैं वो अपने आप को सबसे ज़्यादा बताते रहते हैं और ये बहुत बड़ा संघर्ष है। इसलिए अच्छे लोगों को अपनी बातों को प्रतिष्ठा के साथ रखना चाहिए और अपनी रचनात्मकता को, अपनी सृजनात्मकता को और आगे ले जाना चाहिए। आपकी सृजन शक्ति ऐसे ही बढ़े, मेरी कामना है, और आप यूं ही अपने मार्ग पर प्रशस्त होती रहें और भारत की बेटियां भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराती रहें। तो जय घोष हो। आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। दीजिए अनुमति। नमस्ते।